तो हेलो जूनियर्स, अपने सामने आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो आज यार यही क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, मतलब कि आज जो हम लोग का वीडियो है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन 3.11 ग्राम कॉपर पेनी गिवन एवोगैड्रो नंबर इज दिस। और जो सी के लिए, कॉपर के लिए आपका एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास जो होता है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उसने दी है। ठीक है, तो यार ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को केमिस्ट्री का भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को पहले तो पता करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, और एक एटम में हम लोग को पता है कि 29 प्रोटॉन्स होते हैं और 29 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एटॉमिक नंबर जितना जो होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और किसी न्यूट्रल एटम के लिए हम लोग ये बात जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो अगर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज पता करना है तो किसी तरह से हम लोग को बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता करना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स पता करना पड़ेगा। और हम लोग को पता है कि एक एटम में 29 प्रोटॉन्स होते हैं। तो हम लोग को भी पता करना पड़ेगा कि 3.11 ग्राम कॉपर पेनी में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो वही सिंपल तरीका हम लोग लगाएंगे। कैसे करते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स पहले पता करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स पता करने का तरीका होता है Na, जो एवोगैड्रो नंबर है उसको अपने एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। फिर जितने नंबर ऑफ, अगर तुमको 3.11 ग्राम कॉपर में पता करना है कितने नंबर ऑफ एटम्स है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुमको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ये आ गया तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कुछ 0.295 इंटू 10⁻23 के बराबर आएगी। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो आप लोग, तो आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब हम लोग को पता है कि एक एटम में होते हैं हमारे 29 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो उसी तरह इतने सारे एटम में कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो वो होंगे 0.295 इंटू 10⁻23 इंटू 29। इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इतने एटम्स में। ठीक है, अब चार्ज कितना होगा, अब हम लोग जानते हैं एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, पॉजिटिव में। तो इतने प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होगा, तो वो होगा 0.295 इंटू 10⁻23 इंटू 29 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। ठीक है, तो यार इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर का यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं कि जिसकी वैल्यू आएगी वो 1.37 इंटू 10⁻5 कोलम है। यानी कि 3.11 ग्राम कॉपर की पेनी जो है उस पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है पॉजिटिव चार्ज का, वो इतना है। ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसी, मतलब जो कॉपर का जितना अमाउंट दिया हुआ है उसमें जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का वो भी इतना ही है, तभी ना वो एज अ होल न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें केमिस्ट्री का भी यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको इम्पोर्टेंट वन मार्क कर सकते हैं और आगे आप जब रिवीजन करो इसको तो ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन ज़रूर करो। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है इसमें, जिसमें कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इनिशियली सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d in air is released from rest simultaneously. Okay, when they collide, are they at the midpoint of their initial separation, closer to the initial separation of the proton, closer to the initial position of electron? ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है जो कि इनिशियली एक दूसरे से d डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है कि एक दूसरे को, मतलब फिर हम लोग रिलीज कर दे रहे हैं उस सिस्टम को। तो पूछा जा रहा है कि
सिमिल्टेनियसली रिलीज करने का ये मतलब है कि एक साथ, ठीक है। तो वो कोलाइड करेंगे क्योंकि जस्ट बिकॉज वो अपोजिट चार्जेस हैं एक दूसरे के, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये बात हम लोग को पता है, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो कहाँ मतलब वो कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है यार, अगर ऐसे हम लोग सोचें एज अ नॉर्मल वे में तो हम लोग को आंसर ये आना चाहिए दिमाग में कि यार वो मिड पॉइंट पे कोलाइड करेंगे। लेकिन अगर एक बात समझो, थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये d डिस्टेंस की दूरी पे है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मिड पॉइंट पे कहीं d/2 यहाँ से और d/2 यहाँ से यहाँ पे कहीं कोलाइड करेंगे, ठीक है। पर ऐसा होगा क्या? देखो क्या होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है उसका जो मास होता है वो 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। तो बात समझो कि अगर 2000 टाइम्स मास अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई एम के बराबर, न्यूटन सेकेंड लॉ, हाँ। तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा प्रोटॉन का, अगर मास 2000 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो एक्सेलरेशन 2000 टाइम्स घट जाएगा इलेक्ट्रॉन से, समझ रहे हो बात को। तो यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर मान लो एक्सेलरेशन a है 2000 है, तो इसका एक्सेलरेशन 1 होगा, मतलब कि अगर जो भी ये होगा उसका 1/2000 इसका एक्सेलरेशन होगा, यानी कि ये धीरे मूव करेगा और ये हल्का होने की वजह से या फिर एक्सेलरेशन ज़्यादा होने की वजह से ये तेज़ी से मूव करेगा, यानी कोलिजन जो होगा वो इधर कहीं होगा, यानी प्रोटॉन के इनिशियल पोजीशन के कहीं आसपास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें तो न्यूमेरिकल की ज़रूरत नहीं थी, पर थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ा, सोचना पड़ा और सोल्यूशन आ गया हमारे सामने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कब लगा पाओगे, जब आप लोग को अपना बेसिक्स क्लियर होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, उन दोनों में डिफरेंस होता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उनको ये पढ़ाया ये जाता है कि जो चार्ज होता है उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, ठीक है। पर कहना तो ये भी गलत है कि चार्जेस जो होते हैं इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, ये भी कहना गलत है। उसको पूरे मतलब सही तरीके से कहो ना, जो मैग्नीट्यूड हैं चार्जेस के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वो बराबर होते हैं। यार ऐसे तो देखें, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड शब्द लगा दिए तब बोल सकते हैं हाँ कि बराबर होते हैं। लेकिन ये पढ़ाया जाता है और पढ़ते पढ़ते हम लोग इनिशियली एक पॉइंट पे ये भी सोचने लगता है अरे मास भी बराबर होता है, तो यार हम लोग का ये अजम्पशन हो जाता है और क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम लोग गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन भी था यहाँ पे, हम लोग देख सकते हैं। एक टेनिस बॉल है, वो एक धागे से लटका दी गई है। एक पॉजिटिव प्लेट है जिसको मतलब कांस्टेंट तो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, और एक प्लेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और उसकी अर्थिंग कर दी गई है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि क्या होगा इस बॉल के साथ, ठीक है। अगर आप सोचो, ठीक है, पहले अगर पॉजिटिवली चार्ज की वजह से देखा जाए तो इंडक्शन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, ठीक है। जब नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये इसको टच कर देगा, ठीक है। अब ये जो सारे पॉजिटिव चार्ज हैं इसके जस्ट बिकॉज ऑफ कंडक्शन, अच्छा ये इस बॉल के बारे में और बातें जान लीजिए आप। एक टेनिस बॉल है, कंडक्टिंग पेंट से इसको पेंट किया गया है, ठीक है। तो कंडक्शन की वजह से, चार्जिंग बाई कंडक्शन हम लोग पढ़े थे ना, तो मतलब अगर दो कंडक्टर आपस में पास ले आ जा रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरे पे चार्ज नहीं है, तो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही केस यहाँ भी होगा। अब जब ये इसको टच करेगा तो अभी तक ये था नेगेटिवली चार्ज इंडक्शन की वजह से, लेकिन टच करने की वजह से चार्जिंग बाई कंडक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था अपने पहले वीडियो लेक्चर में शायद, इस चैप्टर के, तो ये भी इस पर भी पॉजिटिवली चार्जेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये रिपेल करेगा तो ये वापस इधर जाएगा। अब इधर आने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। अब इसकी वजह से इस पे इंडक्शन होगा और इंडक्शन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेंगे। अब ये पॉजिटिवली चार्ज जो टेनिस बॉल है इधर और अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होते होते ये जाके इस प्लेट से टकराएगा या टच करेगा। तो वो टच करने की वजह से कंडक्शन जो चार्जिंग
बाई कंडक्शन जो होता है उसकी वजह से ये पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये भी नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये रिपेल होगा ये बॉल, और रिपेल होने की वजह से ये फिर वापस इधर जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा हमेशा, ठीक है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि पेंडुलम की तरह ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई बिहेवियर ऐसे पूछ दे, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बेसिक आपके अंदर दिमाग के अंदर बैठाने के लिए ऐसे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो सके, ठीक है। अच्छा यार, ऐसे ही एक मतलब क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप लोग सोचिएगा, इससे आप लोग की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो वो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आंसर अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग थोड़े से अमेज होगे, सरप्राइज होगे। हाँ, वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपको रीज़न बताना है, अगर आपको रीज़न पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कभी वो पेपर बिट मतलब कि वो वाला एक्सपेरिमेंट किया, आप लोगों ने अपने बाल पे कंघी रगड़ा हो और उसके बाद पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कराई हो। तो जब तक आप लोग कंघी को पेपर बिट से दूर रखते हो तब तक क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन जैसे ही आप टच कराते हो तो वो पेपर बिट फिर रिपेल होता है उस कंघी से। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए है। आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो इस वीडियो को तो इसको सोचो, और अगर आंसर पता हो तो इसका जो सोल्यूशन है, रीज़न जो है, सोल्यूशन नहीं रीज़न कहना ज़्यादा अच्छा होगा, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यार इतना ही। आई होप कि जितनी भी चीज़ें आज मैंने बताई हों आप लोग को समझ में आई हो और आप लोग फॉलो कर पा रहे हो उन सारी चीज़ों को, ठीक है। और ये यार यूट्यूब लेक्चर्स डालने में और पढ़ाने में मेरा भी यार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि अभी मतलब इतना मैं प्रोफेशनल नहीं हो पाया हूँ इस चीज़ में, लेकिन फिर भी कोशिश है और मैं करता रहूँगा। मेरी तरफ से जो भी मदद मिलेगी, मैं जो भी मदद आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा करने की, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।